कि बाबा जी आए हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। कुछ तो नाराज़ सा और कुछ लज्जित सा मैं दादा के घर गया। बाबा जी बरामदे में कुर्सी आराम पर बैठे थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सन 1962 की नवंबर में मैं छुट्टियों में फिर घर गया और बाबा जी ने भी इलाहाबाद आने की कृपा की। चारों ओर आनंद ही आनंद था। जब एक दिन बाबा जी किसी से बात करने में लगे हुए थे और मैं उनके पैरों की मालिश कर रहा था कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या वे जानते हैं कि उनका ये बालक क्या क्या पाजीपन करता है। एकाएक उन्होंने अपना सिर मेरी ओर घुमाया और बड़े प्यार से बोले, तुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। उनके साथ बिताया समय इतने आनंद से भरा हुआ होता कि वो जो कुछ भी करते कहते या भाव भंगिमा दिखाते उससे आपका मन अतल शांति से भर जाता। उनके पास से तो बस एक के बाद एक प्यार की लहरें आती और आपको पूरी तरह भिगो देती। कभी कभी आपके खुद के व्यक्तिगत आनंद के लिए वे आपको चेतावनी भरी उंगली भी दिखा देते थे। उंगली के माध्यम से नाना की ये मुद्रा मेरे पूजा घर के मध्य में और मेरे हृदय में भी हर क्षण विराजती है। उन्होंने अपनी ये मुद्रा मेरे लिए विशेष रूप से बचा कर रखी है। उन्होंने वो मुद्रा मुझे सैकड़ों बार दिखाई और ये खबरदारी की मुद्रा मुझे आज भी दिखाते हैं। ये मुझे एक सावधान व्यक्ति बनाती है और मुझे इस बात का भी आभास रहता है कि वे सदा और सब जगह मौजूद हैं। सन 1962 के अक्टूबर के महीने में भारतवर्ष और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। सरकार ने यह निश्चय किया कि सेना को और बड़ा और मजबूत करना होगा और इसलिए फौज के तीनों हिस्सों में अर्थात पैदल, जल सेना और वायु सेना में सैनिकों और अफसरों की भर्ती करनी शुरू कर दी। इस भर्ती को आपातकालीन भर्ती या इमरजेंसी कमीशन का नाम दिया गया। बहुत से लड़कों ने फौज में भर्ती होना मंजूर किया और कमीशन में अर्जी दे दी। मेरे बॉस ने मुझे भी अफसर की श्रेणी के लिए आवेदन पत्र देने और इम्तहान में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1963 के साल के बीच में मैंने परीक्षा दी और पास हो गया। अब बारी आई स्वास्थ्य के जांच की। उन्होंने जांच के बाद बताया कि वैसे तो मैं सब तरह से ठीक हूँ, पर नाक की हड्डी में कोई नुक्स है जिसे ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। यदि सर्जरी ठीक तरह से की जाए तो इसमें 100% सफलता मिलती है। मेरी माँ मेरे सेना में जाने की पक्ष में नहीं थी, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। मैंने दिल्ली के सेना के नाक, कान और गले के डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए तारीख भी ले ली। इस मामले में मेरे पिता मेरे इस निर्णय से खुश हुए और वे चाहते थे कि मैं अपने इरादे को पूरा कर डालूं। मेरी माँ ने बाबा जी से प्रार्थना की कि वे मुझे आदेश दें कि मैं सेना में ना जाऊं। बाबा जी बस हंसे और लोगों से बोले कि ये तो फौज का जनरल बन जाएगा। मेरे मन में सेना का अफसर बनने का इतना उत्साह था कि मैंने अपने काम से एक लंबी छुट्टी ले ली और
जमशेदपुर से दिल्ली के लिए चल दिया। सफ़र के दौरान मैं 2 रोज़ के लिए इलाहाबाद में अपने माता पिता से मिलने के लिए रुक गया। दिसंबर का आखिर था और इलाहाबाद में बहुत ही स्वादिष्ट मीठे अमरूदों की बहार थी। मैंने दिल्ली वालों के लिए ऑपरेशन से पहले की सौगात के रूप में 2 टोकरी अमरूद भी ले लिए। जिस दिन मुझे जाना था उससे पहली शाम को बाबा जी आ पधारे और मैंने उनके दर्शन भी किए। बाबा जी ने मुझसे कहा कि तेरी माँ तो चाहती नहीं कि तू फौज में जाए, तो अब बता तू क्या करेगा। मैं चुप रहा और बाबा जी हंसने लगे। बस बात आई और गई। जाने वाले दिन 4 बजे अपने बिस्तर आदि के साथ और अमरूदों की टोकरियों के साथ मैं रिक्शे में बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं दादा के यहाँ गया। बाबा जी ने मुझे बिठाया और जब मैं चलने लगा तो बड़े प्यार से कहने लगे कि तू मेरे लिए एक दिन और रुक जा। मेरा दिल पिघल गया और मैं राज़ी हो गया। मैंने अपना बिस्तर और अमरूदों की टोकरियों को उतार लिया और मैं रुक गया। बाबा जी ने एकदम तय किया कि सब भक्तों को लेकर, यहाँ तक कि सिद्धि माँ और जीवंती माँ को भी लेकर गंगा तट चला जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू अपने अमरूदों की टोकरियों को भी ले चल। जब हम गंगा के तट पर पहुँचे तब हमने संगम जाने के लिए एक नाव किराए पर ले ली। जब संगम पर पहुँचे तब बाबा जी ने अमरूदों की टोकरियाँ खोलीं और हर एक को अमरूद देने लगे। यहाँ तक कि नाव वाले को भी कुछ अमरूद उन्होंने नदियों को भी भेंट किए और कहते गए कि लो गंगा मैया खाओ, लो जमुना मैया खाओ, लो सरस्वती मैया खाओ। कुछ ही देर में सारे अमरूदों का सफाया हो गया। यही कहिए कि शायद मेरी ज़िंदगी की किस्मत उनकी अपनी मर्ज़ी के अनुसार उस वक्त गड़ी और तय की जा रही थी कि मेरे लिए क्या ठीक होगा। हम सब लोग चर्च लेन स्थित दादा मुखर्जी के घर लौट कर आए। उस वक्त लखनऊ के श्री उमादत्त शुक्ला जी, जिनकी लखनऊ शहर में तस्वीरों की मढ़ाई की दुकान थी, वहीं थे। उन्होंने सुझाया कि मुझे अपनी नाक का ऑपरेशन लखनऊ के बाबा जी के एक भक्त, जो कि नाक कान और गले के सर्जन हैं और मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये सब बातें बाबा जी के सामने ही कहीं, जिससे कि उनकी अनुमति भी प्राप्त हो जाए। मैं भी लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा समझा जाता है और वहाँ के नाक कान और गले के डॉक्टर मिश्रा जी ने मुझे तसल्ली दी कि वे खुद मेरा ऑपरेशन करेंगे और कोई घबराने की बात नहीं है। मेरा ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से मैंने 21 दिन नाक के कारण मुंह से सांस भी ली। मैंने ये सब इसलिए सहा क्योंकि मैं फ़ौज में जा रहा था, पर बाद में वहाँ के सर्जन ने बताया कि मेरी नाक की हड्डी में एक छोटा सा छेद हो गया है। इसका कारण था कि नाक की हड्डी का एक बड़ा हिस्सा तराश कर निकालना पड़ा था, जिससे कि उस हड्डी का टेढ़ापन ठीक किया जा सके। मैं बहुत दुखी हुआ और उदास भी। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से छुट्टी मिलने पर इलाहाबाद लौट आया। मैं तड़के ही जल्दी सुबह मैं 6 बजे के करीब घर पहुंचा और अपनी माँ से लड़ा कि तुम्हारी इच्छा थी कि मैं फ़ौज में भर्ती ना होऊं, इस कारण मेरा ही ऑपरेशन बिगड़ गया। वो बहुत क्षुब्ध हो गई और उसी समय दादा के यहाँ से एक आदमी मुझे बुलाने के लिए आया कि बाबा जी आए हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। कुछ तो नाराज़ सा और कुछ लज्जित सा मैं दादा के घर गया। बाबा जी बरामदे में कुर्सी आराम पर बैठे थे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि क्या तुम्हारा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है। मैंने सिर हिलाकर कहा हाँ, संकेत दिया और उनके चरणों में लेट गया।
जब मैंने अपना सिर उठाया तब उन्होंने मेरी नाक को उंगली से पकड़कर हिलाया और कहा कि तेरी नाक तो ठीक हो गई है। मुझे बड़ी शांति मिली और मेरा मन कृतज्ञता से भर गया। मैं फौज के मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे फिट बताया और एक पर्चा भी दिया कि नाक में थोड़ा छेद है। मुझसे ये भी कहा कि तुम्हारे पास मिलिट्री एकेडमी जाने के लिए बुलावा बाद में आएगा। कथा बहुत लंबी है, आगे की कथा दूसरे भाग में सुनाई जाएगी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।